हेलो स्टूडेंट्स, राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन हिस्ट्री लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह आर्हा आपको इतिहास और हिस्ट्री में भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास दोनों के ऑनलाइन लेक्चर्स से रूबरू करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, हमने इसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज एक नया सब सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम इतिहास के कुछ चुनिंदा पात्रों को, कुछ ऐतिहासिक चरित्रों पर नजर डालेंगे। इस लेक्चर सीरीज के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि आपको इतिहास, जिसके अंदर दोनों इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री इंक्लूडेड है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर एक बेसिक इंटरेस्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आपकी रुचि को जगाने के लिए हम कुछ सेलेक्ट कैरेक्टर्स के इतिहास पर और उनकी गहनता पर नजर डालेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जिस हिस्ट्री के समय काल को आप पढ़ेंगे, उस हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, उनसे जुड़ी हुई तिथियां, एनालिसिस, विश्लेषण आदि अगर आप याद रखेंगे तो उस पर्टिकुलर हिस्ट्री के टाइम पीरियड या उस पर्टिकुलर चैप्टर को भी पढ़ने में आपको बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए हम श्री गणेश करते हैं इस हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का। हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और इसके बाद में वन बाय वन हम प्राचीन काल से, मध्यकाल से और आधुनिक काल में से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को चुनेंगे। सबसे पहले जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो आता है उसका कालखंड या तिथिकरण। वो ईसा पूर्व की 14वीं शताब्दी में भारत के सबसे दैदीप्यमान और सबसे महत्वपूर्ण सम्राटों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य के क्रेडिट में ही वो महान घटना जाती है जिसने भारत को अपना सर्वप्रथम अखिल भारतीय अखंड साम्राज्य प्रदान किया था, यानी कि मौर्य साम्राज्य। स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व 322 बीसी में मानी जाती है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी जो इससे कुछ साल पहले ही घटित एक महान आक्रमण का परिणाम थी। 326 बीसी यानी कि ईसा पूर्व की 326वें साल में यूनान के सम्राट और विश्व विजेता अलेक्जेंडर, जिसे अलकशेंद्र भी कहा जाता है संस्कृत के स्त्रोतों में, उसने भारत पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के बहुत बहुआयामी परिणाम और प्रभाव हमको देखने को मिले, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव था कि उसने उत्तर भारत की पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर बहुत उथल पुथल ला दी थी। इसी उथल पुथल का शिकार हुआ पाटलिपुत्र या पटना के अंदर नंद साम्राज्य। और नंद साम्राज्य का जो आखिरी शासक था घनानंद, उसको पदच्युत करके, उसको मार के, उसको डिपोज करके, उसको पद से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने नए राजवंश की नींव रखी, जिसे पूरे विश्व में मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में ही ये हमारा ऐतिहासिक पात्र एक ऐसी महान एंट्री लेता है जिससे हमें पता चलता है कि इसने एक महान राजवंश और पूरे भारत पर शासन करने वाले एक महान साम्राज्य की स्थापना की। स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है, वो है चाणक्य। हम अगली सीरीज के अंदर चाणक्य को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मगर अभी क्योंकि हम चंद्रगुप्त मौर्य को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये बताना बहुत अनिवार्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़ा ही एजुकेटेड, एक बड़ा ही शिक्षित और एलीट यूनिवर्सिटी एजुकेशन का प्रोडक्ट था। उसे चाणक्य जैसे महान आचार्य या प्रोफेसर ने दीक्षा दी थी, शिक्षा दी थी, और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि न केवल प्राचीन भारत की बल्कि पूरे प्राचीन विश्व की अगर हम सभ्यता की बात करें तो उसमें सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप का विश्वविद्यालय थी, तो वहाँ का प्रोडक्ट चंद्रगुप्त मौर्य था और उसको
चाणक्य जैसे महान आचार्य ने शिक्षा दी। अब हम वापस उसके राजनीति के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल नंद साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों को अपने अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर समाहित कर लिया, बल्कि उसने मौर्य साम्राज्य की विजय पताकाओं को सुदूर क्षेत्रों में, भारत के सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंचाया। उत्तर पश्चिम के अंदर, मध्य भारत के अंदर, दक्कन का जो क्षेत्र था वहां पर भी उसने मौर्य साम्राज्यवाद की नींव रखी, और पूर्व के अंदर। उत्तर पश्चिम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे इंपॉर्टेंट जो उपलब्धि थी वो थी कि अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर के जाने के बाद जो यूनानी शासकों का जो जमावड़ा था उत्तर पश्चिम के अंदर, उसको उसने भारत के बाहर खदेड़ा। तो हम ये भी से कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान भारत का राष्ट्र निर्माता भी था। उत्तर पश्चिम से उसने यूनानी आक्रमणकारियों का जो प्रेशर था उसको कम किया, उस प्रेशर को रिलीव किया, और उन्हें भारत की जो वैज्ञानिक सीमा थी, यानी कि जिसे हिंदू कुश पर्वतमाला कहते हैं, हिंदू कुश पर्वतमाला के पीछे तक यूनानियों को खदेड़ दिया। उसने अलेक्जेंडर के ही एक महान सेनापति सेल्यूकस निकाटर को युद्ध में पराजित भी किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी मिलिटरीली जीत थी, सैन्य जीत थी उसकी। इस युद्ध के पश्चात सीमाओं का निर्धारण तो हुआ ही, इसके अलावा यूनान और भारत के बीच में बहुपक्षीय संबंधों का सूत्रपात भी हुआ। इन्हीं संबंधों में और इन्हीं कड़ी के अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट या घटना घटी वो थी, सेल्यूकस निकाटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। फ्रेंड्स, ये भारत के इतिहास का सबसे पहला इंटरनेशनल विवाह या अंतरराष्ट्रीय विवाह का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ सेल्यूकस निकाटर ने अपना एक बहुत ही उत्कृष्ट दूत और एम्बेसडर जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम था मेगिस्थीन्स, उसको भी पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ही हम देखते हैं कि भारत का व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और शिक्षा दीक्षा एवं अन्य क्षेत्रों के अंदर यूनान की सभ्यता से काफी और यूरोप के अन्य क्षेत्रों से काफी ज्यादा संबंध स्थापित हो गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी अगर हम बात करें तो चौथी तीसरी ईसा पूर्व की शताब्दियों में तक्षशिला विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी बनकर उभरी कि यहाँ पर यूनान से, मिस्र से, चीन से, श्रीलंका से, इतने दूर दूर क्षेत्रों से प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त मौर्य के कई उल्लेख हमको यूनानी साक्ष्यों और स्रोतों से भी मिलते हैं। अलग अलग यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी साक्ष्यों और स्रोतों में लिखे हुए जो अन्य नामों के उल्लेख की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यूनानी इतिहासकार जैसे स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन या मेगास्थीन्स की अगर हम बात करें तो वे चंद्रगुप्त को सैंड्राकोटस नाम से अपने साक्ष्यों में उल्लेख करते हैं। वहीं हम प्लूटार्क या एपियन की बात करें, ये भी दोनों यूनानी इतिहासविद और लेखक थे, तो ये चंद्रगुप्त को एंड्राकोटस नाम से संबोधित करते हैं। चंद्रगुप्त शब्द का सबसे पुराना और सबसे प्राचीनतम जो स्रोत है वो एक अभिलेखीय स्रोत है। ये हमें जूनागढ़ अभिलेख, जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस शिलालेख या अभिलेख है, वहां से मिलता है। हम जब सेंट्राकोटस और एंड्राकोटस इन शब्दों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि 1793 के अंदर 1793 में सबसे पहले विलियम जोन्स, जो भारत के एक बहुत ही विख्यात इतिहासविद थे, उन्होंने ये बताया था कि ये सभी जो नाम हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम ही हैं, उनके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उनके अलग अलग वेरिएशंस हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं पर अगर हम
फिर से एक बार प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि उसने सैन्य दृष्टि से भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, और इसका सीधा सीधा कारण ये था कि उसके पास में एक अति विशाल सेना थी। यूनानी इतिहासकारों के साक्ष्यों को ही अगर हम माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशालकाय सेना की कुल संख्या लगभग 5 से 6 लाख तक थी। इस सेना के अंदर पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी की सेना, जिसे गज सेना कहते हैं, वो भी सम्मिलित थी। यूनानी इतिहासविद और लेखकों ने ही यह बताया है कि इस भीमकाय सेना के माध्यम से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के अंदर, पश्चिम के अंदर और भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर क्षेत्रों में अपनी विजय पताकाएं फहराई थी। चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन की दृष्टि से भी एक अद्वितीय शासक रहा। उसने सबसे पहले प्राचीन भारत के अंदर अन्नागार की व्यवस्थाएं करवाई, ग्रेनरीज की व्यवस्था करवाई, ताकि उसकी प्रजा को दुर्भिक्ष या अकाल की मार झेलने में थोड़ी बहुत सहायता मिल सके। इसके अलावा एक बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये वो पहला शासक था जिसने दूरी निर्देशित करने वाले प्रस्तरों को, पत्थरों को लगवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना शहर भी अपने चरम पर पहुंच गया था। स्थापत्य और समृद्धि की दृष्टि से इस राजधानी के शहर ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए थे। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक भव्य महल बनवाया था, राजप्रासाद बनवाया था, जो कि पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ था। ये पाटलिपुत्र यानी कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, उसके बिल्कुल बीच में स्थित था। ये सारी डिटेल्स हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मेगस्थीन्स के द्वारा लिखी हुई पुस्तक इंडिका में मिलती है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर राजप्रासाद के अलावा तत्कालीन मौर्य प्रशासन से भी जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रशासन को अलग अलग समितियों में बांटा हुआ था, और हर समिति के अंदर उसने 5 मेंबर्स या 5 अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो स्टूडेंट्स, हमने एक सरसरी निगाह से चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राचीन भारत का ऐतिहासिक पात्र है, चरित्र है, उसके ऊपर नजर डाली। आशा है कि आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। अगले सीरीज में हम एक और ऐतिहासिक पात्र के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इतिहास और हिस्ट्री से जुड़े हुए और कंटेंट के लिए और सीरीज के जुड़े हुए और पहलुओं से जुड़ने के लिए राय पब्लिकेशन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।